ये साधारण सी नजर संभवतः कुछ ऐसी थी जो दूसरे पक्ष ने अनजाने में उस पर डाली थी। हालांकि इस नजर से किन्नान को एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। इस शक्ति के सामने किन्नान एक चींटी की तरह हो गया। वो कभी भी इसके द्वारा कुचला जा सकता था। कितनी भयावह शक्ति है। किन्नान ने अपनी जीभ की नोक को काटा और अपने मन को दबाया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जिसकी नजर थी। सफेद जेड भव्य मंच के ऊपर एक लड़की सीधी बैठी थी। लड़की का रंग रेशमी सफेद था। उसकी भौहें आधे चांद की तरह थी। उसकी आंखें पेंट ब्रश से खींची गई हुक की तरह थी। इतना ही नहीं, इस लड़की ने अपने शरीर के चारों ओर कसकर एक बैंगनी वस्त्र भी पहना था। जैसे ही सूरज की रोशनी लड़की की त्वचा और बैंगनी वस्त्र पर पड़ी, इसने एक निश्चित दिव्य आभा को जन्म दिया। किन्नान के दिल से एक लुभावनी भावना फूट पड़ी। वो विस्मय में देखने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, भव्य मंच के शीर्ष पर बैठी लड़की थोड़ी चौंकी हुई लग रही थी। जब उसने किन्नान को देखा तो उसके चेहरे पर विचार विमर्श के भाव दिखाई दिए। किन्नान तुरंत अपनी मदहोशी से जाग गया। लड़की की निगाहें उसके शरीर में एक तीखी तलवार की तरह चुभ रही थी, जिससे किन्नान को लगा कि वो उससे कोई रहस्य नहीं छिपा सकता। इस तरह की छानबीन ने किन्नान को बहुत असहज महसूस कराया। सौभाग्य से दूसरा पक्ष उसे सावधानीपूर्वक विश्लेषण किए बिना केवल जल्दी से देख रहा था। इससे किन्नान को राहत मिली और उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली। फिर किन्नान ने अपनी नजर सफेद जेड भव्य मंच के ऊपर दूसरे व्यक्ति पर घुमाई। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस अधेड़ उम्र के आदमी ने सुनहरे कफ के साथ एक सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती पर 3 सुनहरे ड्रैगन थे। उसका रूप द्वेषपूर्ण था और वो एक अतुलनीय अत्याचारी भावना दे रहा था। इसके अलावा इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी राजसी और अथाह अत्याचारी आभा को छिपाने की कोशिश नहीं की। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के ये 2 बुजुर्ग बेहद शक्तिशाली हैं। वे कम से कम जियांटियन दायरे के शिखर पर हैं। खासकर ये लड़की। ये संभव है कि उसने जियांटियन दायरे को भी पार कर लिया हो, किन्नान ने खुद से सोचा, क्योंकि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के प्रति उसकी लालसा लगातार मजबूत होती जा रही थी। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से आने वाले कोई भी 2 यादृच्छिक लोग साधना के इस स्तर पर थे। उस स्थिति में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय कितना शक्तिशाली था। हालांकि किन्नान एक निश्चित तथ्य को नहीं समझ पाया। वह जो 5वीं परत के शरीर के तापमान के चरण में था, वास्तव में उस दायरे का अनुमान लगा सकता था जिसमें रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के 2 बुजुर्ग थे। इसके अलावा उसका अनुमान सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। किन्नान को यह एहसास नहीं था कि दिव्य युद्ध आत्मा के अंतिम परिवर्तन के बाद से उसकी दृष्टि लगातार मजबूत होती गई थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें कई रहस्य छिपे हुए हैं। जब किन कबीले ने मैदान में प्रवेश किया तो वे संयोग से फैंग कबीले के सामने बैठे थे, जिससे एक तीव्र युद्ध की मंशा पैदा हुई। हालांकि किन कबीले और फैंग कबीले के लोगों ने एक शत्रुतापूर्ण आभा दी, लेकिन उनकी अधिकांश निगाहें वास्तव में भव्य मंच की ओर निर्देशित थी। यह बहुत स्पष्ट था कि वे बिल्कुल किन्नान की तरह थे। वे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से भेजे गए 2 बुजुर्गों के प्रति जिज्ञासा से भरे हुए थे। उसी क्षण फैंग ली की आकृति उछलकर अखाड़े में उतरी। वो बहुत लाल रंग के साथ भीड़ का सामना कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा उत्साहित था। देवियों और सज्जनों, मैं एक बार फिर औपचारिक रूप से आपका परिचय कराना चाहूंगा। ये दोनों रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से हैं, एल्डर जियाओ किंगक्सू और एल्डर बाइहेंग। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भीड़ से जोरदार तालियां गूंज उठीं। उपस्थित सभी शिष्यों के चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि वे सफेद जेड के भव्य मंच के शीर्ष की ओर देख रहे थे। उनकी आंखें एक उग्र श्रद्धा से भरी हुई थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एल्डर बाइहेंग इस दृश्य का आनंद ले रहे थे।
उनके चेहरे पर एक बड़ा अहंकार दिखाई दे रहा था। जिसके बाद एल्डर बाई हैंग खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, इस बार आपको रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने का सम्मान मिला है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था फेंगली। हम अब शुरू कर सकते हैं। इन छोटे छोटे शब्दों में ही लिनशुई शहर के लोगों के लिए उनके मन में जो घृणा थी उसे महसूस किया जा सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी अत्याचारी शक्ति भी पूरी तरह से स्पष्ट थी। हालांकि भीड़ को यह अनुचित नहीं लगा। केवल किन नान ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा था। जैसे ही बाई हैंग ने यह कहा, फेंग ली ने तुरंत कहा, ठीक है, चलिए पहला राउंड शुरू करते हैं। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। मुझे लगता है कि सभी को नियम पता है, इसलिए एक एक करके स्टेज पर आइए और एक स्टिक नंबर निकालिए। पैटर्न की शुरुआत नंबर 1 और नंबर 60 के बीच की लड़ाई से होगी। जो व्यक्ति 30 नंबर निकालेगा उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपस्थित शिष्य तुरंत स्टिक नंबर निकालने के लिए अखाड़े की ओर चले गए। किन नान जल्दी में नहीं था, क्योंकि वो पीछे चला गया और लापरवाही से एक स्टिक नंबर निकाला। जैसे ही उसने इसे निकाला, एक लिखा एक बड़ा अक्षर दिखाई दिया। आप कौन सा नंबर है? किन तियान और टाई सैन तुरंत पूछने के लिए पास आए। नंबर 1। किन नान ने अपना हाथ उठाया और उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि मैं पहली लड़ाई में शामिल होऊंगा। किन तियान और टाई सैन ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। किन नान का चेहरा बेहद शांत लग रहा था। उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की घबराहट नहीं दिख रही थी जो पहली लड़ाई में शामिल होगा। उसने अखाड़े की ओर एक लंबा कदम बढ़ाया। किन नान, ये तुम कैसे हो? अचानक एक अतुलनीय रूप से उदास आवाज गूंजी। किन नान ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे हल्का झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति वास्तव में किन कबीले के प्रतिभाशाली लोगों में से एक किन्ह होगा। किन नान को किन्ह के बारे में काफी खराब धारणा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्ह नियमित रूप से किन कबीले के भीतर किन नान को बदनाम करता था। वो शिष्य परीक्षा के दौरान किन नान का पूरी तरह से उपहास करने तक चला गया था। ये सोचते हुए किन नान के चेहरे पर एक अजीब सा रंग दिखाई दिया। क्या यह संभवतः कर्म हो सकता है? किन हाई का रंग बहुत ही बदसूरत हो गया। किन चांगकोंग और किन तिबा सहित नीचे के किन कबीले के लोग किन हाई को सहानुभूति से भरे चेहरों से देखते रहे। हालांकि किन नान के पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, फिर भी वो अपने चौथे स्तर के बॉडी टेम्परिंग चरण के साथ किन चांगकोंग को हरा सकता था। किन हाई के पास केवल चौथे दर्जे का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, जिसमें दूसरे स्तर के बॉडी टेम्परिंग चरण की साधना थी। वो किन नान का मुकाबला कैसे कर सकता था? इसके अलावा किन हाई ने किन नान पर बहुत बार मौखिक रूप से हमला किया था। किन नान के स्वभाव को जानते हुए वो निश्चित रूप से किन हाई को जाने नहीं देगा। देरी करना बंद करो, जल्दी करो और शुरू करो। इस समय बाई हेंग की अधीर आवाज गूंजी। बाई हेंग को इस तरह की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के प्रति कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। हालांकि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता मार्शल स्पिरिट की ताकत का निरीक्षण करने के लिए थी, फिर भी सबसे महत्वपूर्ण कारक शिष्य भर्ती के दौरान मार्शल स्पिरिट का ग्रेड था। जब तक आपकी मार्शल स्पिरिट का ग्रेड पर्याप्त है, तब तक आपको निश्चित रूप से संप्रदाय में भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा लिनशुई शहर जैसी छोटी जगह में किन कबीले के किन चांगकोंग और फेंग कबीले के फेंग रुलों के अलावा कोई और प्रतिभाशाली व्यक्ति था। इस प्रकार बाई हेंग इस तरह से व्यवहार कर रहा था। उसके मन में इन कचरे के प्रति कोई भावना नहीं थी। किन नान, तुम। जैसे ही किन्ह ने बाई हेंग के शब्द सुने, उसका दिल कांपने लगा। हालांकि वो फिर भी नहीं हिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्ह इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट था कि वो किन नान का मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि वो खुद को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मानता था जिसके पास चौथी श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, इसलिए उसे मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में प्रवेश करने का अवसर मिलना चाहिए था।
हालांकि अगर वो यहां किन्नान से हार जाता तो क्या उसे किन्है को मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में प्रवेश करने का एक और अवसर मिलता। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, किन्है ने अपनी सांस और भी ज्यादा रोकनी शुरू कर दी। अगर वो यहां मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय का शिष्य नहीं बनता तो संभव है कि उसे अपने जीवन के बाकी समय में कभी भी वो अवसर न मिले। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरी साधना शायद उसकी साधना के बराबर न हो। हालांकि मुझे यकीन है कि मेरे पास अभी भी अन्य विधियां हैं। किन्है अपने दिल में लगातार विचार कर रहा था। उसका दिमाग तेज गति से काम कर रहा था। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक खास विचार आया। किन्है शांत होने लगा। उसके चेहरे पर शांति लौट आई। कोई कदम उठाने के बजाय वो जोर से चिल्लाने लगा, किन्नान, तुम हार मान लो। जब तक तुम हार स्वीकार करते हो, मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बनने पर तुम्हें असीम लाभ दे पाऊंगा। इससे तुम अपने बाकी दिनों में एक अच्छा जीवन जी पाओगे। जब ये शब्द कहे जा रहे थे तो भीड़ थोड़ी चौंक गई। किन्है वास्तव में चाहता था कि कोई हार स्वीकार करे। किन्नान भी थोड़ा चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्है वास्तव में ये जोर से कहेगा। हालांकि किन्नान ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। किन्है ने भीड़ की निगाहों को महसूस किया और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसके बजाय जब उसने देखा कि किन्नान ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका दिल और भी बेचैन होने लगा और उसने कहा, किन्नान, साधना के मामले में मैं निश्चित रूप से तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि तुम केवल एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वेस्ट हो। इस जीवन काल में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा भाग्य नहीं है। आप यह अवसर मुझे दे सकते हैं और जब समय आएगा तो मैं निश्चित रूप से 100 गुना एहसान वापस करूंगा। तुम शोर मचा रहे हो, यहां से चले जाओ। इससे पहले कि किन्हाई अपनी बात पूरी कर पाता, एक गरजती हुई आवाज गूंजी। कोई भी देख सकता था कि किन्नान का चेहरा बेमिसाल ठंडा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जबकि किन्हाई उससे हार स्वीकार करने की भीख मांग रहा था, वो उसे बेकार भी कहेगा। इस प्रकार किन्नान अब और स्थिर नहीं रहना चाहता था। उसकी कृपाण की मंशा बढ़ गई और उसने किन्हाई को दबा दिया। इस पल में किन्हाई का रंग अचानक बहुत बदल गया। उसका शरीर कांपने लगा। किन्हाई केवल यह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया था। एक निराकार हत्या का इरादा लगातार कहर बरपा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे टिमटिमाती ठंडी रोशनी वाला एक बड़ा कृपाण उसके सिर के ऊपर रखा हो। ऐसा लग रहा था कि वो उस पर गिरेगा और उसकी जान ले लेगा। मैं किन्हाई ने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा डर से भर गया। वो मैं शब्द को दोहराना बंद नहीं कर सका। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोचने की क्षमता खो दी हो और केवल मृत्यु का भय उसके हृदय में लगातार पनप रहा हो। इस समय पूरा दर्शक कुछ सांसों के लिए चुप हो गया। इसके बाद उनके चेहरे पर तुरंत बड़ा सदमा छा गया। ये कैसे संभव है? आखिर ये उमड़ता हुआ ठंडा इरादा क्या है? किन्नान ने इतनी भयानक आभा कैसे फैलाई? सफेद जेड भव्य मंच के शीर्ष पर मूल रूप से अधीर एल्डर बाइहेंग भी चौंक गए। वो अपने चेहरे पर उठ रहे सदमे को छुपाने में असमर्थ थे। ये है बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत, वन विद द सेबर में ग्रेटर सक्सेस। एल्डर बाइहेंग के पीछे एल्डर जियाओं की आंखें भी थोड़ी चमक उठीं। इस बार शिष्य भर्ती समारोह काफी दिलचस्प हो रहा था। जैसे ही एल्डर बाइहेंग ने यह कहा, शिष्यों के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें बहुत बढ़ गई। उनमें से कोई भी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किन्नान ने वास्तव में 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग चरण को प्राप्त कर लिया है। क्या किन्नान सिर्फ बर्बादी नहीं थी? यह खास तौर पर फैंगली और फैंग रूलों के लिए था। उनके दिलों में झटका इन शिष्यों से कहीं ज्यादा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये शिष्य वन विद द सेबर
क्षेत्र में महान सफलता के महत्व को नहीं समझते थे। हालांकि फैंग ली और फैंग रुलोंग ने समझा। किसी को यह समझना था कि फैंग कबीले के भीतर भी केवल 2 लोग थे जो वन विद द वेपन में महान सफलता तक पहुंचे थे। फैंग कबीले का पक्ष हैरान था, लेकिन किन कबीले का पक्ष और भी ज्यादा हैरान था। किन तिबा, किन चांगकोंग और बुजुर्गों की भीड़ लगभग डरी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इस तथ्य पर बहुत स्पष्ट थे कि किन नान की साधना कुछ दिन पहले ही 4थी परत के शारीरिक तड़का चरण में थी। अब वो 5वीं परत के शारीरिक तड़का चरण तक कैसे पहुंच गया, और उसने सेबर के साथ एक क्षेत्र में महान सफलता भी प्राप्त कर ली। क्या किन नान एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट अपशिष्ट नहीं थे? ये कैसे संभव था कि उनकी वर्तमान गति इतनी भयावह थी? सफेद जेड के भव्य मंच के शीर्ष पर एल्डर बाईहेंग को तुरंत होश आ गया। हालांकि उनका रंग थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उनकी आंखों में एक कड़वाहट थी जो फैंग ली को देख रही थी। किन कबीले में इतनी अद्वितीय प्रतिभा थी, और फिर भी फेंग ली वास्तव में उससे इसे छिपा रहा था। फेंग ली का दिल अचानक ठंडा हो गया और उसके माथे पर तुरंत ठंडा पसीना फैल गया, जिससे उसने तुरंत कहा, एल्डर बाईहेंग, उसने जो मार्शल स्पिरिट जगाई है वो केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की है। उसकी वर्तमान साधना के पीछे का स्रोत यह है कि उसे लोंगहू पर्वत श्रृंखला में एक सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ का सामना करना पड़ा। फेंग ली के ऐसा कहने के बाद ही फेंग कबीले के शिष्य और बुजुर्ग शांत हुए, जिसके बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ लोंगहू पर्वत श्रृंखला के भीतर कुछ अच्छी चीजें थी। ये समझ में आता है कि वो इस सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ की बदौलत आधे महीने में 5वीं परत के शारीरिक तड़का चरण तक पहुंचने में सक्षम था। अन्यथा कौन जानता था कि प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को इस स्तर तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे। फेंग कबीले के भीतर पहली सीट पर बैठे फेंग रुलों के चेहरे पर एक गंदी अभिव्यक्ति थी। ये सुनने के बाद वो अपने होश में आया और किन नान की आंखों में देखा। उसकी खुद की आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। तो क्या हुआ अगर तुम, किन नान, 5वीं परत के शारीरिक तड़का चरण पर हो? तो क्या हुआ अगर तुम सेबर के साथ एक में महान सफलता तक पहुंच गए हो? आपकी पहली श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट के साथ आपका बर्बाद होना तय है। मैं समझ गया। पहली श्रेणी की हुआंग रैंक वाली कचरा, एल्डर बाईहेंग ने जवाब में कहा। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसका मूड खराब हो गया, जिससे उसकी आवाज ठंडी हो गई। ठीक है, इस लड़ाई में देरी करना बंद करो और इसे खत्म करो। इस समय एल्डर बाईहेंग का किन नान के प्रति रवैया बेहद ठंडा हो गया। उसी समय एल्डर बाईहेंग ने जो शब्द कहे, उससे न केवल फेंग कबीले बल्कि किन कबीले भी किन नान को उपहास से भरे चेहरों से देखने लगे। तुमने एल्डर बाईहेंग को बुरे मूड में डाल दिया है। अब से तुम्हारा भविष्य कैसा हो सकता है? किन कबीले के भीतर किन तियान और टाई सैन के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। हालांकि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, वरना वे बहुत बड़ी तबाही मचा देते। इसलिए वे इसे केवल रोक सकते थे। अखाड़े के ऊपर किन नान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, लेकिन इतनी जल्दी पीछे हट गई कि किसी ने भी उसकी थोड़ी सी भी हरकत नहीं देखी। हालांकि एल्डर बाईहेंग ने जो शब्द कहे, उससे वो क्रोधित हो गया, लेकिन उसने इसे अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। अगर वो हत्या के इरादे का थोड़ा सा भी खुलासा करता, तो एल्डर बाईहेंग अनिवार्य रूप से उसकी ओर बढ़ जाता। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे किन नान होते हुए नहीं देखना चाहता था। चले जाओ, किन नान चिल्लाया। उसने अब अपने शरीर से निकलने वाले कृपाण इरादे को रोकना जारी नहीं रखा, जिससे ये आगे बढ़ने के साथ साथ और भी भयानक होता गया। मैं जाता हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैं तुरंत चला जाऊंगा। जैसे ही किन हाई ने यह सुना, वो बार बार आत्मसमर्पण करने लगा। उसने बगल में बैठे जजों की ओर देखते हुए एक हल्की विनती भरी नजर भी रखी। चाहे फेंग कबीले, किन कबीले
या एल्डर बाइहेंग का किन नान के प्रति कोई भी रवैया क्यों न हो, किन हाई को केवल इतना पता था कि वो खुद गिरने वाला था। भले ही किन नान चाहता हो कि वो घुटने टेक दे, किन हाई बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेक देगा। किसी को यह समझना होगा कि मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान ऐसे कोई नियम नहीं थे जो कहते थे कि कोई दूसरे को नहीं मार सकता। इसलिए जब तक वो जीवित रह सकता था, किन हाई जीवित रहने के लिए जो भी करना होगा वह करेगा। जीत किन नान की है, जज ने भी तुरंत चिल्लाया। किन नान जाने के लिए मुड़ा। अब उसे किन कबीले के लोगों की परवाह नहीं थी जो उसके दुर्भाग्य पर खुश थे। वो अपनी सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा शांत था, जैसे कि उसके आसपास के माहौल का उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जारी रही। हालांकि किन नान के आश्चर्यजनक प्रदर्शन के बाद आगे की लड़ाइयां बहुत नीरस थी। आखिरकार जिन लोगों के पास चौथी श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, वे भी वर्तमान में केवल दूसरी परत के बॉडी टेम्परिंग चरण में थे। 13वीं लड़ाई खत्म होने के बाद जज ने कहा, अगला फेंग कबीले का फेंग रुलोंग, किन कबीले का किनली, फेंग रुलोंग। जैसे ही ये नाम सामने आया, इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, खासकर किन कबीले का। उनकी निगाहें फेंग रुलोंग पर टिकी थी। लिंशुई शहर में हर कोई जानता था कि फेंग रुलोंग फेंग कबीले का युवा भगवान था। वे नहीं जानते थे कि उसने किस तरह की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, लेकिन फेंग कबीले से फैल रही अफवाहों के अनुसार फेंग रुलोंग ने 5वीं श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था। 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट लिंशुई शहर में एक शिखर प्रतिभा थे। किन कबीले में केवल किंग चांगकोंग ही ऐसा था जिसके पास ऐसा एक था। हम्फ किंग चांगकोंग ने देखा कि सभी की निगाहें फेंग रुलोंग की ओर आकर्षित हो रही थी और तुरंत एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। बस तुच्छ फेंग रुलोंग, और फिर भी आप सभी को इतनी परवाह है? जो अनिवार्य रूप से रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बनेगा, वो मैं हूं। जब किन चांगकोंग ने यह कहा तो अन्य बुजुर्गों और उपस्थित लोगों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। आखिरकार किन चांगकोंग को पहले से ही रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना गया था। आज शिष्य चयन में भाग लेना केवल दिखावे के लिए था। फेंग रुलोंग, वो कौन था जो किन चांगकोंग के साथ संघर्ष करने आया था? जिस व्यक्ति से फेंग रुलोंग लड़ रहा था, किनली, उसकी ताकत किन कबीले के बीच में कहीं वर्गीकृत थी। उसने 3री श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाया था। हालांकि उसकी साधना दूसरी परत के शारीरिक तड़का लगाने के चरण तक नहीं पहुंची थी और केवल पहली परत के महत्वहीन स्तर पर थी, लेकिन उसकी आभा गंभीर थी और यह स्पष्ट था कि वो पहली परत के शारीरिक तड़का लगाने के चरण के शिखर पर था। फेंग रुलोंग ने अखाड़े में प्रवेश किया और किन ली पर एक नजर डाली। फिर वो अचानक हंसा और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, तुम जैसे कूड़े के पास मुझसे लड़ने के लिए क्या योग्यता है? मैं अब तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। एक है आत्मसमर्पण करना, दूसरा है मुझे तुम्हें नष्ट कर देना। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके शरीर से एक भयंकर आभा निकली। ये 3री परत के शारीरिक तड़का लगाने के चरण से थी और इसकी आभा अत्यधिक दुष्ट थी। किन कबीले के लोगों के चेहरे बदल गए और यहां तक कि किन नान ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये फेंग रुलोंग वास्तव में बहुत घमंडी था। वो चाहता था कि कोई उसके मुंह खोलते ही आत्मसमर्पण कर दे। ये सिर्फ किन कबीले को उसकी नजर में नहीं रख रहा था। घमंडी। किन चांगकोंग के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसके बाद एक ठंडी आवाज आई, मुझे मत बताओ कि ये फेंग रुलोंग सोचता है कि वो लिंशुई शहर का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अन्य उपस्थित लोग और बुजुर्ग भी अतुलनीय रूप से नाराज थे और अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे थे। फेंग रुलोंग अखाड़े के शीर्ष पर खड़ा था और ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे उसने उनकी बात नहीं सुनी हो। उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। मैं तुम्हें विचार करने के लिए 5 सांसों का समय देता हूं।
1, 2, 3। किनली का रंग अचानक लाल हो गया। उसकी आंखें आग से भर गई और उसे अविश्वसनीय रूप से गुस्सा आया। फैंग रुलोंग की हरकतें उसे बस अपमानित कर रही थी। हालांकि जैसे ही किनली ने फैंग रुलोंग की भेड़िए जैसी नजर में देखा, उसके दिल में अचानक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। किनली के दिल में एक डर घर कर गया, जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था। ऐसा लगा जैसे उसके पेट पर बर्फीला पानी डाला गया हो, जिससे उसका गुस्सा पूरी तरह से बह गया। अचानक किनली का दिल टूट गया। उसने कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। मैं आत्मसमर्पण करना चुनता हूं। किनली का यह फैसला भीड़ से बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं था। यहां तक कि किन कबीले के लोग भी किनली को उसके फैसले के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। आखिरकार किनली और फेंग रुलोंग के बीच साधना में 2 परतों का अंतर था। यहां तक कि उनकी मार्शल स्पिरिट्स में भी बहुत असमानता थी। अगर कोई और होता तो भी वे वही चुनाव करते। हालांकि अगले दृश्य ने उनकी आंखें अचानक चौड़ी कर दी। किनली के अपने शब्दों को पूरा करने से पहले फेंग रुलोंग अचानक अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से क्रूर थी। इसके बाद उसका रूप एक उन्मत्त राक्षसी जानवर की तरह हो गया, जो अचानक हमला कर रहा था। उसकी मुट्ठी में असीम शक्ति थी। जब उसने किनली के शरीर पर प्रहार किया, एक दिल दहला देने वाली, फेफड़े चीर देने वाली चीख तुरंत गूंज उठी। किनली बेहोश हो गया क्योंकि उसके शरीर पर प्रहार किया गया और वो जमीन की ओर उड़ गया। दर्शक चुप हो गए क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि फेंग रुलोंग अचानक अपना कदम बढ़ाएगा। फेंग रुलोंग अखाड़े के शीर्ष पर खड़ा था और जब उसने अपना सिर उठाया तो उसके चेहरे पर तिरस्कार की मुस्कान दिखाई दी। कचरे में मेरे सामने आत्मसमर्पण करने की योग्यता नहीं है। कचरे को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम्हें अपंग बनना होगा। किन कबीले के लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, जबकि उनके माथे की नसें गुस्से से धड़क रही थी। फेंग रुलोंग बहुत घमंडी और अत्याचारी था। उसने न केवल किनली को अपमानित किया, बल्कि उसने एक ही चाल में अप्रत्याशित रूप से किन कबीले के शिष्य को अपंग बना दिया। यह कार्रवाई किन कबीले के चेहरे पर एक सार्वजनिक तमाचा थी। वो किन कबीले को अपनी नजर में नहीं रख रहा था। इस पल किन तियान खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और बोला, फेंगली, इसका क्या मतलब है? यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता है। आप किसी को तब तक कैसे हरा सकते हैं जब तक कि वो अपंग न हो जाए? अगर टाइसेन ने किन तियान को नहीं रोका होता तो यह संभव था कि किन तियान फेंग रुलोंग की ओर दौड़ता और उस पर हमला करता। हालांकि किन तियान की किन कबीले में पहले जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आखिरकार वे सभी किन कबीले का हिस्सा थे। किन तियान असहाय होकर नहीं देखेगा, जबकि किन कबीले के लोगों को फेंग कबीले द्वारा धमकाया और अपमानित किया जा रहा था। फेंगली का चेहरा नहीं बदला। उसने अपनी आंखों में किन तियान के गुस्से को नहीं दिखाया और उसके मुंह के कोने में एक मुस्कान भी थी। जब उसने कहा, कुलपति किन तियान, आपने जो कहा है वो गलत है। सबसे पहले, इस प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती। दूसरे, मैं फेंग रुलोंग की कार्रवाई का समर्थन करता हूं। मेरा यह भी मानना है कि इस दुनिया में कचरे को जीवित नहीं रहना चाहिए, वे केवल अपंग हो सकते हैं। किन कबीले के चेहरे एक बार फिर बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फेंगली ऐसा कुछ कहेगा। यह स्पष्ट रूप से कह रहा था, हमारा फेंग कबीला निश्चित रूप से आपके किन कबीले का विरोध करेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इस समय किन चांगकोंग अपने दिल में क्रोध को रोक नहीं पा रहा था। वो 3 बार हंसा। उसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखें लगातार फैंग कबीले के कई शिष्यों को देख रही थी। जब उसने कहा, चूंकि फैंग कबीले के लोग इस तरह से काम करते हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि फैंग कबीले के शिष्य वास्तव में किस स्तर पर है। न केवल किन चांगकोंग, बल्कि किन कबीले के अन्य शिष्य और बुजुर्ग भी ठंडे स्वर में हंसने लगे। उनकी आंखें हत्या के इरादे से चमक रही थी।
चूंकि तुम्हारा फैंग कबीला हमारे किन कबीले के प्रति इतनी बेशर्मी से पेश आ रहा है, तो हमें अशिष्ट होने का दोष मत दो। क्या वे सोचते हैं कि किन कबीला सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है जिसके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है? हालांकि इस समय अचानक हंसी की आवाज आई। जिस व्यक्ति की हंसी आ रही थी वो बाई हेंग था। एल्डर बाई हेंग के हंसने पर किन कबीले और फेंग कबीले का ध्यान स्वाभाविक रूप से उनकी ओर गया। बाई हेंग का चेहरा गुलाबी था। ऐसा लग रहा था कि वो अतुलनीय रूप से खुश महसूस कर रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला, ठीक है, लड़ाई बंद करो। मुझे लगता है कि फेंग रुलों का तरीका सही है। बेकार हो जाना चाहिए, उन्हें मर जाना चाहिए। जैसे ही ये कहा गया, किन कबीले का रंग थोड़ा बदल गया। किन कबीले के परिचारक और बुजुर्ग एल्डर बाई हेंग की चापलूसी करने लगे। केवल किन तियान और तियान सान के चेहरे पर भयानक भाव थे, लेकिन वे किसी तरह समझ गए। ऐसी परिस्थिति में ये उनके गुस्से को बाहर निकालने का सबसे अच्छा समय नहीं था। अगर वे अपना आपा खो देते तो वे खुद को एल्डर बाई हेंग के गुस्से का सामना करते हुए पाते। अगर ऐसा हुआ तो पूरे किन कबीले में कौन उसे रोक पाएगा? एल्डर बाई हेंग ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने संतोष में अपना सिर हिलाया। बुरा नहीं है, किन कबीले के लोग काफी समझदार हैं। किन चांगकोंग, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मुझे अभी भी तुमसे उम्मीदें हैं। ये सुनने के बाद किन चांगकोंग और किन कबीले के अन्य लोग राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए। जब तक एल्डर बाई हेंग अपना आपा नहीं खोते तो क्या होगा अगर फेंग रुलोंग किन कबीले के कुछ शिष्यों को अपंग कर दे? किन कबीले की प्रतिक्रिया देखकर फेंगली और फेंग रुलोंग के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण और गर्व भरा भाव दिखाई दिया। उन्हें लंबे समय से इस दृश्य के होने की उम्मीद थी। केवल वे दोनों ही नहीं, बल्कि फेंग कबीले के हर शिष्य और बुजुर्ग बेहद उत्साहित दिखाई दिए। एल्डर बाई हेंग फेंग कबीले की मदद कर रहे थे। वे किन कबीले से क्यों डरेंगे? जियाओ किंगक्सू सफेद जेड प्लेटफॉर्म के ऊपर चुपचाप खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें हर चीज को देख रही थी। शुरू से लेकर अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। हालांकि उसकी आकर्षक आंखों में तिरस्कार का एक लगभग छिपा हुआ निशान दिखाई दिया जब वे किन कबीले के लोगों को देख रही थी जो एल्डर बाई हेंग पर झुके हुए थे। इसके बाद अचानक एक विचार के साथ जियाओ किंगक्सू ने सहज रूप से उस युवक की ओर देखा जो पहले उसकी आंखों में सीधे घूरने में सक्षम था। किन नान अपने पिछले स्थान पर बैठा था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे कि उसे डर नहीं था कि एल्डर बाई हेंग फेंग कबीले की मदद कर रहे थे। नहीं, वो इस बात से नाराज था कि फेंग रुलोंग ने किन कबीले के शिष्य को अपंग बना दिया था। हालांकि किन नान इसे छिपाने में माहिर था, लेकिन जियाओ किंगक्सू अपनी तीखी आंखों से उसकी आंखों में एक बर्फीली ठंडी नजर का संकेत पहचानने में सक्षम थी। जियो किंगक्सू को थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने मन ही मन सोचा, वो इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। जब जियाओ किंगक्सू सोच रहा था तो फेंग रुलोंग, जो फेंग कबीले के सामने बैठा था, को कुछ याद आ गया और उसने किन नान की ओर देखा। फेंग रुलोंग के चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। युवा स्वामी किन नान, तुम एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ सिर्फ कचरा हो। तुम मुझे इतनी क्रूर नजर से क्यों घूर रहे हो? क्या तुम इतने कमजोर साधना आधार वाले फेंग कबीले के शिष्यों के साथ कुछ करने की योजना बना रहे हो? ये सुनकर किन कबीले के हावभाव बदल गए और उन्होंने किन नान की ओर देखा। जब एल्डर बाई हेंग ने ये शब्द सुने तो उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वो शुरू से ही किन नान को पसंद नहीं करता था और फेंग रुलोंग के शब्दों के साथ किन नान के प्रति उसकी दुश्मनी की भावनाएं बढ़ती गई। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उसके शरीर से एक भयानक अदृश्य आभा उठती हुई महसूस की जा सकती थी। जैसे ही एल्डर बाई हेंग ने अपनी आभा बिखेरी, वातावरण तुरंत ठंडा हो गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा किन नान ने देखा था। एल्डर बाई हेंग की साधना जियांटियन क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जिससे वो मार्शल सम्राट से बस
एक कदम दूर रह गया था। उसकी आभा भीड़ की ओर इस तरह से फटी मानो एक बहुत बड़ा पत्थर उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे उन्हें घुटन महसूस हो रही हो। हर किसी के हाव भाव थोड़े बदल गए। एल्डर बाइहेंग को देखते ही उनकी आंखें भय से भर गई। एल्डर बाइहेंग ने कोई भाव नहीं दिखाया। उन्होंने किन नान की ओर देखा तक नहीं और कहा, फेंग रुलोंग ने जो कहा, क्या यह सच है? इन चंद शब्दों से असामान्य रूप से बड़ा दबाव पैदा हो गया। किन कबीले के लोगों के चेहरे पर भयानक भाव थे। उनकी आंखें किन नान को घूर रही थी, मानो उन्हें डर हो कि वो कुछ अपमानजनक कह देगा। आखिरकार उनका भी किन हान के साथ बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। अगर किन नान एल्डर बाइहेंग को क्रोधित कर देता तो उसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होती, लेकिन वो किन कबीले को भी अपने साथ मौत के घाट उतार सकता था। किन नान, अगर तुम मरना चाहती हो तो तुम्हें अकेले ही मरना चाहिए। तुम हम सबको अपने साथ क्यों घसीटना चाहती हो? इस खास पल में किन कबीले के शिष्य, उपयाजक और बुजुर्ग किन नान के प्रति घृणा से भर गए थे, लेकिन वे इसे प्रकट करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं थे। किन नान के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं देखा गया, मानो एल्डर बाइहेंग की आभा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सबकी निगाहों के सामने किन नान उठे और एल्डर बाइहेंग को प्रणाम किया और फिर सच्चे लहजे में कहा, एल्डर बाइहेंग, मेरा बदला लेने का कोई इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि यंग मास्टर फेंग रुलोंग को कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैंने यंग मास्टर फेंग रुलोंग को परेशान किया है तो कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। किन नान ने यह वाक्य पूरा करने के बाद फेंग कबीले की दिशा में एक और प्रणाम किया। माफी मांगने के बाद एल्डर बाइहेंग के हावभाव शांत हो गए। जब किन नान ने अपना सिर झुकाया तो उन्हें संतुष्टि का एहसास भी हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, चिंता मत करो। हालांकि तुम बेकार हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ शिष्टाचार है। चलो इसे भूल जाओ और द्वंद्व युद्ध जारी रखो। जब एल्डर बाइहेंग की आभा कम हुई तो सभी की सांसें आखिरकार सामान्य हो गई। किन नान को देखने के बाद किन कबीले के युवा गुरु लिनशुई शहर के पिछले प्रतिभाशाली, जो अब परम बेकार थे, अपना सिर झुकाते और माफी मांगते हुए फेंग कबीले के लोग खुश हुए। उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए। दूसरी ओर फेंग रुलोंग के चेहरे पर तिरस्कार और भी बढ़ गया। भले ही आपकी साधना 5वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र तक पहुंच गई हो और आपने कृपाण के साथ एक के महान सफलता चरण में महारत हासिल कर ली हो, तो क्या हुआ? अगर मैं फेंग रुलोंग चाहता हूं कि आप अपना सिर झुकाएं तो आपको ऐसा करना ही होगा। इसके विपरीत किन कबीले को राहत महसूस हो रही थी। शिष्य, उपयाजक और बुजुर्ग किन नान को एक मिलनसार नजर से देख रहे थे। ये किन चांगकों के लिए विशेष रूप से सच था, जिसने शुरू में सोचा था कि किन नान इस महत्वपूर्ण क्षण में एक गंदी चाल चलेगा और उसे मौत के घाट उतार देगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से किन नान ने जिम्मेदारी ली और तुरंत माफी मांगी, जिससे एल्डर बाइहेंग भी संतुष्ट हो गए। लगता है मुझे अपनी योजना बदलनी चाहिए। एक बार जब मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया तो मैं केवल उसकी साधना आधार से छुटकारा पाऊंगा, उसकी जान लेने के बजाय। मुझे विश्वास है कि किन नान मुझे उसकी जान बख्शने के लिए धन्यवाद देगा। किन चांगकोंग ने खुद से सोचा, जिसने सीधे किन नान की सजा कम कर दी। इसके तुरंत बाद द्वंद्व टूर्नामेंट जारी रहा। जब भी किन चांगकोंग की बारी आती थी, भले ही फैंग कबीले के उनके विरोधियों के पास केवल प्रथम स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधना आधार और दूसरे दर्जे के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट्स थे, किन चांगकोंग बेहद विनम्र होते थे और द्वंद्व युद्ध के दौरान उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए तैयार नहीं थे। इस व्यवहार के कारण फैंग कबीले और भी अधिक अहंकारी हो गए। जब उन्होंने ये देखा तो किन कबीले और किन चांगकों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। तो क्या हुआ अगर हम खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं? एल्डर बाइहेंग को नाराज करने और अपने भविष्य को बर्बाद करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। टूर्नामेंट पूरे जोश में था। आखिरकार 28वें मैच में किन नान की बारी थी। किन नान के पदार्पण ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। चूंकि उनके पास
लिनशुई शहर के सभी शिष्यों में सबसे अधिक साधना आधार था। इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि वे सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। किन नान का प्रतिद्वंद्वी सामने आया, ये फैंग कबीले का कोई व्यक्ति था। किन फैंग के सामने एक युवा लड़का खड़ा था जिसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। उसका नाम फैंग यू था। वो लिनशुई शहर में काफी प्रसिद्ध था। वो अपने चौथे दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और दूसरे दर्जे के बॉडी टेम्परिंग दायरे के अपने साधना आधार के लिए जाना जाता था। इसके अलावा फैंग यू मार्शल स्किल्स में प्रतिभाशाली था। उसने कई उच्च श्रेणी के मार्शल स्किल्स में महारत हासिल की थी और उसे फैंग कबीले में फैंग रुलों के बाद दूसरा सबसे अच्छा माना जाता था। जैसे ही फैंग यू मंच पर गया, उसने अपना सिर उठाया और किन नान को तिरस्कार भरे भाव से देखा। फिर एक आत्मसंतुष्ट स्वर के साथ उसने कहा, किन नान, तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तुम सिर्फ एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट कचरा हो। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अगर तुम आत्मसमर्पण करने की पहल करते हो तो कम से कम तुम्हारे लिए अभी भी कुछ सम्मान बचा है। अगर फैंग यू को पहले किन नान का सामना करना पड़ता तो निराशा की भावना से उसके सिर पर सुई चुभोने जैसी स्थिति हो जाती। हालांकि अब फैंग यू को किन नान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। बुजुर्ग बाई हैंग फैंग कबीले के पक्ष में थे। आपको किन नान, एक बेकार का टुकड़ा, मेरे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसने दिया? फैंग कबीले के लोग इस दृश्य को मजाक की तरह ले रहे थे। हालांकि न केवल किन कबीले के लोग इस बात से शर्मिंदा थे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, बल्कि उनकी आंखें झपक रही थी, मानो वे किन नान को आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे हों। इसके बावजूद फैंग यू को अपनी बात पूरी करने का भी मौका नहीं मिला। किन कबीले और फैंग कबीले दोनों ही इसे नोटिस करने से खुद को नहीं रोक पाए। अचानक मन से एक बेहद तीखी तलवार की आभा, साथ में बिजली गिरने की आवाज सुनी गई। फैंग यू की आंखें सहज रूप से चौड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, एक भयानक शक्ति ने उसके शरीर को दो हिस्सों में फाड़ दिया। फैंग यू का पूरा शरीर एक ही वार में अलग हो गया, जिससे उसकी पूरी तरह मौत हो गई। इलाके में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। भीड़ अभी भी इस दृश्य से स्तब्ध थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। ये एक सांस से भी कम समय में हुआ। उनके दिमाग के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज। उनके दिमाग में एक और केवल एक ही विचार था, फैंग यू मर चुका है। चीजें हाथ से निकल रही थी। किंग नान, जो मंच पर खड़ा था, ने धीरे से अपनी काली लोहे की तलवार को हटा दिया। शांत चेहरे के साथ उसकी आंखें फैंग रुलों की दिशा में घूमी, जबकि उसने कहा, मेरा विचार यंग मास्टर फैंग रुलों के समान ही है। इस दुनिया में रहने के लिए कचरे की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं हमेशा स्पष्ट रहता हूं कि किसे प्यार करना है और किसे नफरत करना है। अगर कोई मुझे मुक्का मारता है तो मैं उस व्यक्ति को 2 मुक्के मारूंगा। इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जिस भी फैंग कबीले के शिष्य का मैं सामना करूंगा, मैं, ये कहते हुए किन नान रुक गया, क्योंकि उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव दिखाई दिया। मैं उन सभी को मार डालूंगा। घटनास्थल पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह गई और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। किन नान के शब्दों ने उनके दिमाग पर आसमान से बिजली की तरह प्रहार किया, जिससे उनके दिमाग सदमे से गूंजने लगे। किन नान की हरकत हर किसी की उम्मीद से परे थी। ये फैंग रुलोंग से कहीं ज्यादा क्रूर थी। सिर्फ एक वार से उसने फैंग कबीले के दूसरे जीनियस की जान ले ली। उसने न सिर्फ ऐसा किया, बल्कि उसने ये भी कहा कि वो फैंग कबीले के हर उस शिष्य को मार डालेगा जिसके साथ वो द्वंद्व युद्ध करेगा। ये कितना अहंकारी था, ये कितना निर्दयी था। सच तो ये था कि उसकी हरकत न सिर्फ फैंग कबीले के खिलाफ प्रतिशोध के तौर पर थी, बल्कि एल्डर बाइहिंग की गरिमा को भी चुनौती थी, एक अपमानजनक चुनौती। एल्डर बाइहिंग आखिर कौन थे?
मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट से कोई, भले ही कोई नहीं जानता था कि मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में एल्डर बाइहेंग कितने शक्तिशाली थे, लेकिन मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के शिष्य जो केवल विविध मामलों के प्रभारी थे, वे भी लुओ नदी साम्राज्य में बहुत सम्मानित थे। फैंग कबीले और किन कबीले जैसे छोटे कबीले उनके सामने अतुलनीय थे। अब किन्नान सबके सामने एल्डर बाइहेंग जैसे व्यक्ति के खिलाफ जा रहा था। किन्नान, तुम, पिता और पुत्र दोनों फैंगली और फैंग रुलोंग के चेहरे पर हैरान और गुस्से के भाव थे। उनकी उंगलियां किन्नान की ओर इशारा कर रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या कहना है। उस पल में पिता और पुत्र दोनों ही जो कुछ उन्होंने देखा था, उसका वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं खोज पाए। फैंगली और फैंग रुलों के अलावा किन कबीले के सभी लोग किन तियान और टाई सैन को छोड़कर जो बस स्तब्ध थे, उनके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। किन्नान पागल है, उसने बाई यू को मारने की हिम्मत की और एल्डर बाइहेंग को चुनौती दी। क्या उसके कामों से पूरे किन कबीले का विनाश नहीं होगा? क्या वो सभी को अपने साथ घसीटकर मौत के घाट नहीं उतार देगा? किन चांगकों का चेहरा खास तौर पर गुस्से से तमतमा रहा था। उसने शुरू में सोचा कि किन्नान ने स्थिति को समझने के बाद माफी मांगी है। हालांकि उसके कामों को केवल एक डाकू के रूप में वर्णित किया जा सकता है। किन चांगकों को किन्नान की जान की परवाह नहीं थी, लेकिन किन्नान उसे भी क्यों घसीटकर मौत के घाट उतारेगी? पूरा किन कबीला एल्डर बाइहेंग के गुस्से का सामना नहीं कर पाएगा। ऊंचे मंच के ऊपर एल्डर जियाओ किंगक्सू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन कुछ ही देर बाद होश में आया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक मुस्कान की झलक दिखी जो किसी को भी नजर नहीं आई। एल्डर बाइहेंग को भी एहसास हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन उसका हावभाव एल्डर जियाओ किंगक्सू से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। भले ही रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में उनका स्थान श्रेष्ठ नहीं था, फिर भी वे एक बाहरी शिष्य थे। इसके बावजूद एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट कचरा जो लुओ नदी साम्राज्य में छोटे लिनशुई शहर के एक कबीले का एक युवा गुरु था, उसका विरोध करने और उसकी गरिमा को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी था। एल्डर बाइहेंग की राय में यह चेहरे पर एक पूर्ण तमाचा था। अचानक एल्डर बाइहेंग एक तेज गति से उठे और जियांटियन दायरे के अपने शीर्ष स्तर से आभा का एक विस्फोट जारी किया और एक सम्राट की तरह जगह पर हावी हो गए, अपना गुस्सा निकालते हुए। हर कोई भयानक आभा के नीचे कांप रहा था, यहां तक कि फैंगली और किन्तियान जो दोनों जियांटियन दायरे में पहुंच गए थे, उनके पास इसका सामना करने का मौका नहीं था, क्योंकि उनके दिल आतंक से भरे हुए थे। हालांकि सबसे ज्यादा डरे हुए लोग किन कबीले के लोग थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मौत की गंध आ रही हो। जब एल्डर बाइहेंग ने उन पर अपना गुस्सा उतारा तो उनके जिंदा बचने की क्या संभावना थी? उनके दिलों में डर के अलावा शिष्य, उपयाजक और किन कबीले के बुजुर्ग भी किन्नान के प्रति अपनी नफरत से अभिभूत थे। अगर किन्नान यहां नहीं होते तो एल्डर बाइहेंग क्यों नाराज होते? अगर किन्नान यहां नहीं होते तो हम किन कबीले के लोगों को इतनी बड़ी तबाही का सामना क्यों करना पड़ता? नफरत, उनकी अस्थि मज्जा तक नफरत, उनकी आत्मा की गहराई में नफरत। उस समय एल्डर बाइहेंग ने एक भयानक भाव धारण किया। उन्होंने कोई हमला नहीं किया, लेकिन किन्नान को एक घातक नजर से देखा। उनके जियांटियन दायरे की आभा किन नान की ओर निकली, जिसने उन्हें बिना किसी दया के कुचल दिया। आखिरकार एल्डर बाइहेंग ने बात की। उनका स्वर शांत था, लेकिन उस शांत स्वर के पीछे एक भयावह रक्तपात उजागर हुआ। किन्नान, क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या किया है? मंच पर जहां सबका ध्यान था, भले ही किन्नान का दिल तेजी से धड़क रहा था, भले ही उसका खून जम रहा था और वो आभा के भयानक दबाव से घुटन के कारण लगभग बेहोश हो गया था, फिर भी उसका भाव वैसा ही था मानो उस पर कोई असर ही न हुआ हो। मुझे पता है, किन्नान ने शांति से कहा, एल्डर बाइहेंग के गुस्से को नोटिस नहीं करते हुए, और कहा, मैंने सिर्फ एक कचरे के टुकड़े को मारा है।
ठीक वैसे ही जैसे यंग मास्टर फेंग रुलोंग कह रहे थे, इस दुनिया में कचरे के अस्तित्व की अनुमति नहीं है। हालांकि फेंग रुलोंग ने सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी को अपंग किया था, जो मुझे लगा कि कहीं भी पर्याप्त नहीं था। इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस कचरे को मारने का फैसला किया है। कि नान निडर दिखाई दिए। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा एल्डर बाइहेंग, शिष्यों के बीच इन द्वंद्वों के लिए कोई नियम नहीं थे, चाहे जीवन हो या मृत्यु। जब मैंने फैंग यू को मारा तो ये कानून के खिलाफ नहीं था, है ना? एल्डर बाइहेंग इतने गुस्से में क्यों हैं? उनके ये कहने के बाद सभी एक बार फिर चौंक गए। भर्ती समारोह में वास्तव में द्वंद्वों के लिए कोई नियम नहीं है। हालांकि क्या एल्डर बाइहेंग के शब्द नियमों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? साथ ही इस किन नान ने एल्डर बाइहेंग से एक सवाल भी किया, एल्डर बाइहेंग इतने गुस्से में क्यों हैं? आपने किन नान ने एल्डर बाइहेंग के शब्दों का विरोध करने की हिम्मत की, वे नाराज क्यों नहीं होंगे? ये किन नान पागल है, उसने अपना दिमाग पूरी तरह से खो दिया है। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। ये पहली बार है जब मैंने बाइहेंग ने बॉडी टेम्परिंग ट्रैश का अनुभव किया है, एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला ट्रैश जो सीधे मेरा विरोध कर रहा है। बाइहेंग इतना गुस्से में था कि वो हंसने लगा और एक भयंकर आभा छोड़ी। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि मेरे शब्द ही नियम है। अगर तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। न केवल तुम, बल्कि पूरा किन कबीला तुम्हारे साथ नरक में जाएगा। उसी पल एल्डर बाइहेंग का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। उसके बाद उसका पूरा शरीर ची इकट्ठा करता हुआ दिखाई दिया, जो एक विशाल हाथ में बदल गया जिसमें विशाल शक्ति थी और जिसने किन नान की दिशा में जोरदार थप्पड़ मारा। नानर, सावधान। आखिरकार किन तियान ने स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोर से चिल्लाया। बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते हुए उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। भले ही वो किन तियान आज मर जाए, वो अपने बेटे को यहां नहीं मरने देगा। अचानक समय रहते एक ठंडी आवाज ने कहा, बाइहेंग, क्या तुमने खिलवाड़ करना बंद कर दिया है? अब इसे बंद करो। बोलने वाली श्याओ किंगक्सू थी, जो अब तक चुप थी। श्याओ किंगक्सू के शब्द एक अदृश्य शक्ति की तरह थे, जिसने उग्र बाइहेंग के दिल में अचानक ठंडक पैदा कर दी, जिससे उसने अपने काम रोक दिए और अपनी ची को त्याग दिया। जियाओ, सीनियर सिस्टर, ये क्या है? बाइहेंग उलझन में था। उसके चेहरे पर एक परेशानी भरी नजर थी। वो बस एक कचरे को मारने की कोशिश कर रहा था, एक बेकार चीज को मारने की। आखिर जियाओ किंगक्सू ने उसे रोकने के लिए कैसे बात की? ऐसा क्यों था? न केवल बाइहेंग उलझन में था, बल्कि बाकी सभी लोग और भी उलझन में थे। सबसे पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एल्डर बाइहेंग उस खूबसूरत महिला को अपनी सीनियर सिस्टर कहेंगे। दूसरे, एल्डर जियाओ बाइहेंग को क्यों रोक रहे थे? बाइहेंग, उन्होंने जो कहा वो सही था। जियो किंगक्सू ने शांति से कहा, ये एक द्वंद्व युद्ध था। उनकी पृष्ठभूमि कोई कारक नहीं थी। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य होने के नाते आपको दूसरों को धमकाने का अधिकार है? तो क्या हुआ अगर उसने किसी को मार दिया? इसका मतलब है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत कमजोर था। बस इतना ही। अब यहां रहो और द्वंद्व युद्ध देखो और कोई शोर मत करो। जैसे ही जियो किंगक्सू ने अपनी बात पूरी की, उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडक का भाव दिखाई दिया। बाइहेंग का दिल कांप उठा और उसकी आंखों में एक अगोचर भय दिखाई दिया और उसका माथा ठंडे पसीने से ढक गया। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि जियो किंगक्सू ने हस्तक्षेप क्यों किया, और उसे डांटा भी एल्डर बाइहेंग को पता था कि जैसा कि जियो किंगक्सू ने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए वो कभी भी कचरे को नहीं मार सकता। इस विचार के साथ बाइहेंग का दिल क्रोध की ज्वाला से भर गया। अगर ये कचरे किन नान की वजह से नहीं होता तो वो जियो किंगक्सू को दुखी क्यों करता? सभी के चेहरे पर स्तब्ध भाव था। किन नान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। निस्संदेह इससे उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। एल्डर बाइहेंग को क्रोधित करने के बाद किन नान अछूता क्यों रहा?
क्या अपेक्षित परिणाम ये नहीं था कि किन नान मारा जाएगा और उसके बाद सभी किन कबीले समाप्त हो जाएंगे? वास्तविकता पूरी तरह से अलग कैसे थी? उस समय सभी ने अपने विचार एकत्र किए और अपना ध्यान जियाओ किनक्सू पर केंद्रित किया, जो बाई हेंग के पीछे था। शुरू में क्रोधित एल्डर बाई हेंग के पास इस सुंदर एल्डर जियाओं के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे संकेत मिलता है कि सुंदर एल्डर जियाओं की स्थिति और शक्ति एल्डर बाई हेंग की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी। ये देखकर किन नान के तेज दिल को राहत मिली। उसका दिमाग अभी भी थोड़ा भारी लग रहा था। जब वो बाई हेंग की आभा और उसके शक्तिशाली हमले का सामना कर रहा था, तो किन नान ने अपनी अप्रभावित उपस्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। यदि उसके पास 8वीं कक्षा की हुआंग श्रेणी की दिव्य युद्ध आत्मा न होती, साथ ही उसकी साधना का आधार, तो वो तुरंत बेहोश हो जाता। यह स्पष्ट था कि जियांटियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति कितना भयानक और शक्तिशाली होता है। हालांकि किन नान को अपने कार्यों पर पछतावा नहीं था, भले ही वो किन ली के साथ घनिष्ठ नहीं था। हो सकता है कि किन ली ने चुपके से उसका मजाक भी उड़ाया हो, लेकिन किन नान चुप नहीं रहेगा। फेंग कबीले को किन कबीले के शिष्यों को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति क्यों दी गई? फिर भी किन कबीले को एहसान वापस करने की अनुमति नहीं थी? ऐसा क्यों था कि एल्डर बाई हेंग के एक वाक्य से किन कबीले को उन्हें वापस भुगतान करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि इसके बजाय उन्हें सावधानीपूर्वक उनके शब्दों का पालन करने की आवश्यकता थी? जो कुछ हुआ उससे किन नान को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि फैंग कबीला और बाई हेंग एक ही पक्ष में थे। ऐसा लग रहा था कि ये शिष्य भर्ती समारोह बाई हेंग की मदद से किन कबीले को खत्म करने की फैंग कबीले की दुष्ट योजना थी। बदले में बाई हेंग को फैंग कबीले से कुछ लाभ प्राप्त हो रहे होंगे। इस प्रकार वो किन कबीले को नष्ट करने के लिए सहमत हो गया। अगर ऐसा होता तो किन नान निष्क्रिय नहीं रहता। यह सच है कि आप मजबूत हैं, एल्डर बाई हेंग। साथ ही आप रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य हैं और आपकी साधना जियांटियन दायरे के शिखर पर पहुंच गई है, जिससे आपको एक सम्मानजनक पहचान मिली है। हालांकि यह किन नान की नजर में महत्वहीन था। उसके पास दिव्य युद्ध आत्मा थी, जो उसका अंतिम तुरुप का पत्ता और सहारा थी। उसका भविष्य असीम था। कुल मिलाकर बाई हेंग की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। केवल एक चीज जिसने किन नान को परेशान किया, वो था जियो किनक्सू का रवैया। भले ही किन नान के पास उसका अंतिम कार था, लेकिन जियो किनक्सू के व्यवधान ने किन नान को बहुत परेशानी से बचाया। इसने किन नान को रहस्यमय, शक्तिशाली और सुंदर महिला में काफी दिलचस्पी दिखाई। जिस तरह से उसने व्यवहार किया, उससे ऐसा लग रहा था कि वो बाई हेंग के साथ एक ही पक्ष में नहीं थी, और वो उचित भी थी। अब घटनास्थल का माहौल अजीब हो गया था। एल्डर बाई हेंग एक भयानक चेहरे के साथ सामने बैठे थे और चुप थे। जियो किनक्सू, जो उसके पीछे था, भी चुप था। दोनों कुलों के लोगों की निगाहें किन नान पर थी। उनकी आंखें घृणा, सदमे और यहां तक कि ईर्ष्या जैसी जटिल भावनाओं से भरी हुई थी। अचानक ऐसा लगा जैसे जियो किनक्सू के दिमाग में कुछ आया। उसने कहा, द्वंद्व युद्ध फिर से शुरू करें, ताकि हम दूसरे दौर में तेजी से आगे बढ़ सकें।